हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नरवाल। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर की सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में वैशेषिक दर्शन कंप्लीट किया था। अब हम इस वीडियो से न्याय दर्शन पढ़ना शुरू करेंगे। आप सिंपली वीडियो को देख के नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपके पास डॉक्टर प्रबोध येरावर जी की पदार्थ विज्ञान की बुक है तो 24 पेज नंबर आप उस पर न्याय दर्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं न्याय दर्शन के बारे में। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि न्याय और वैशेषिक दर्शनों में सिमिलैरिटी मिलती है और सांख्य और योग दर्शन में सिमिलैरिटी मिलती है। तो न्याय के बारे में सबसे पहले यहाँ पर दे रखे हैं न्याय के पर्याय। न्याय दर्शन को और किस किस नाम से जाना जाता है? आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र आदि। ठीक है, तो ये सिनोनियम्स याद कर लीजिएगा। और उसके बाद प्रवर्तक आचार्य आते हैं अक्षपाद गौतम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रवर्तक आचार्य हर किसी दर्शन के आपको याद रहने चाहिए। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे, योग दर्शन के थे आपके आचार्य पतंजलि, और वैशेषिक दर्शन के कणाद थे, और उसके बाद हम जो ये न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं उसके अक्षपाद गौतम रहे। अब इनके बारे में लिखा है कि पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में ने गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना है, और न्याय वार्तिक, तात्पर्य टीका आदि ग्रंथों ने अक्षपाद को माना है। परंतु गौतम और अक्षपाद में भिन्नता का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता, अतः यह कहा जा सकता है कि अक्षपाद और गौतम एक ही व्यक्ति थे। अलग अलग ग्रंथों में जो न्याय दर्शन का कहीं ना कहीं वर्णन आया, तो कुछ ग्रंथों में जो न्याय दर्शन के प्रणेता प्रवर्तक आचार्य माने गए उनका नाम गौतम आया, और कुछ ग्रंथों में उनका नाम अक्षपाद आया। लेकिन गौतम और अक्षपाद के बारे में जब अलग अलग सर्च किया गया तो वो दोनों जो उनके जन्म के बारे में, स्थान के बारे में जो जितनी भी डिटेल्स ली गई वो सब सिमिलर थी। इसीलिए इससे यह सिद्ध हुआ कि अक्षपाद और गौतम केवल एक ही व्यक्ति के दो अलग नाम हैं, दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इसलिए अक्षपाद गौतम बोला गया न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य को। ठीक है, फिर उसके बारे में कुछ परिचय लिखा हुआ है कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में कुछ सैद्धांतिक समानताएं हैं। कुछ ऐसी समानताएं हैं कि दोनों एक ही तरीके के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। वैशेषिक दर्शन को पदार्थ शास्त्र या तत्व दर्शन शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। उनका जो मेन फोकस है वैशेषिक दर्शन का, वो पदार्थ को जानने में या तत्व को जानने में है। और न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र के रूप में जाना जाता है। यानी न्याय का मेनली जो फोकस है वो प्रमाणों पर है या तर्क शास्त्र के ऊपर है। ठीक है, और न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक शास्त्र हैं, मतलब ये एक दूसरे की बातों को पूरा करते हैं। जो न्याय का कहा रह गया वो वैशेषिक ने कहा, जो वैशेषिक का कहा रह गया वो न्याय ने कहा। अन्न भट्ट का तर्क संग्रह और विश्वनाथ की कारिकावली, ये दोनों ग्रंथ न्याय और वैशेषिक दोनों के विचारों पर आधारित है। एक इनके दोनों एक दूसरे के पूरक है, और दोनों के बारे में जहाँ जिस जगह वर्णन मिलता है वो तर्क संग्रह और कारिकावली है। इसके हमें रेफरेंस भी कहीं देखने को मिलेंगे आगे बुक में, कई जगह तर्क संग्रह और कारिकावली के जो रेफरेंस आएंगे। तो ये मान के चलना है कि दोनों जो ये ग्रंथ है वो बेसिकली न्याय और वैशेषिक दोनों का एक योग है, दोनों से प्रभावित हैं ये दोनों ग्रंथ। ठीक है, न्याय दर्शन के आचार्य और उनके कुछ ग्रंथ आ जाते हैं, तो हमें केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की थी, केवल इतना ही याद रखना है। बाकी सारे आचार्य जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, कि उनका नाम और उनके द्वारा क्या क्या ऐसी व्याख्याएं की गई उसका वर्णन पूरा, और नेम वाइज उन ग्रंथों का नाम याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो टेबल भी दे रखी है ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजी के लेवल पे आपको केवल अक्षपाद गौतम का ही नाम याद रखना है न्याय दर्शन के प्रति। ठीक है, ये भाष्यकार सभी आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर न्याय सूत्र की रचना में देखो, अब न्याय और वैशेषिक मैंने कहा दोनों एक तरीके के लगभग सिमिलर से दर्शन प्राप्त होते हैं। तो जैसे हमने वैशेषिक दर्शन में पढ़ा था कि टोटल 10 अध्याय थे, और 10 अध्याय में एक पर्टिकुलर चैप्टर में 2 आहनिक थे। आहनिक उन्होंने किसी की एक आहनिक की जो रचना की थी उन्होंने एक दिन में करी थी पूरे।
तो इस तरीके से 20 दिन लगे थे। तो एक दिन में रचना होने के कारण उस एक पाठ को आनिक बोला गया था। तो उसी तरीके से न्याय दर्शन पे जो बुक लिखी है न्याय सूत्र, उसका भी डिवीज़न इसी तरीके से है कि उन्होंने एक अध्याय में, हर अध्याय में 2-2 आनिक मान लिए। पर इसके चैप्टर कितने हैं? इसके 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर में 2-2 आनिक है। ठीक है। अब इसकी और डिटेल भी हमें पता है कि टोटल 84 प्रकरण हैं, इसके 5 to 8 सूत्र हैं, इसमें श्लोक है, पद उसमें 1966 है और अक्षर उसमें 8385। तो यहाँ पर आ जाती है ये पूरी टेबल। तो ये पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है यूजी लेवल पे। इस टेबल को एज ए इंडेक्स आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी ऐसा प्रकरण समझना हो डिटेल में, मान लिया किसी को हेत्वाभास देखना हो कि हेत्वाभास कहाँ मिलेगा, तो इस टेबल को आप एज एन इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर उस दर्शन की बुक खोलें और आप उसी अध्याय के उसी आनिक पर पहुंच जाएं जहां आपको आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा। अदरवाइज़ इस टेबल को याद करना यूजी लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं, ये हो गया न्याय दर्शन का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब न्याय दर्शन ने ऐसे कौन से सिद्धांत दे रखे हैं जो आयुर्वेद में फॉलो होते हैं या जो आयुर्वेद की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जिनको पढ़ना। वो क्या है? सबसे पहले इन्होंने षोडश पदार्थ का वर्णन बताया। वैशेषिक ने कितने बताए थे? 6 पदार्थ, और इन्होंने बताए हैं षोडश पदार्थ, जिनके इन्होंने नाम बोले हैं सारे। 16 सत पदार्थों को बोला है। सत मतलब जिनकी सत्ता होती है, जिनको जाना जा सकता है, जिनका कोई भाव होता है, उसे सत पदार्थ कहा जाता है। तो इनके नाम अगर आपको याद होते हैं तो आप नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बारे में, जितने भी ये 16 पदार्थ हैं, पूरी पदार्थ की बुक में कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में वर्णन आता रहेगा, खासकर कि प्रमाण और प्रमेय के बारे में। संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, और उसके बाद आते हैं आपके निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये जितने भी 16 पदार्थ दिख रहे हैं, इनमें से सबका यूज़ कहीं ना कहीं आयुर्वेद में हुआ है। कहीं ना कहीं चैप्टर में, श्लोक में ये शब्द कहीं ना कहीं प्रयोग हुए हैं, कहीं ये संभाषा में प्रयोग हुए हैं वाद विवाद की दृष्टि से, कहीं ये तंत्र युक्ति में आए हैं, कहीं ये प्रमाण वाले प्रकरण में आए हैं। पर इन 16 पदार्थों का वर्णन आयुर्वेद में भी हमें देखने को मिल जाता है। और न्याय दर्शन क्या मानता है कि न्याय दर्शन ने जो 16 तत्व बताए हैं, उसका यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और वैशेषिक दर्शन ने जो 6 पदार्थ बताए थे, उनका अगर हमें ज्ञान हो जाता है, धर्म का ज्ञान हो जाता है, तो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वैशेषिक का मत था। ठीक है। और ये बताया भी है कि न्याय सूत्र में प्रथमतः 16 पदार्थों का नाम उल्लेख कर दिया है और उसके बाद उनके लक्षण बताए और अंततः लक्षणों की परीक्षा की है। उन्होंने क्रम बता दिया कि न्याय सूत्र जो बुक लिखी गई है न्याय दर्शन पे, उसका सीरीज़ क्या है। सबसे पहले उन्होंने नेम वाइज बता दिया है कि उन्होंने 16 ये पदार्थ माने हैं। उसके बाद उन्होंने उसके लक्षण बता दिए कि इन 16 पदार्थों को कैसे पहचाना जाए, और अंततः उन लक्षणों की परीक्षा के जो उपाय हैं वो न्याय सूत्र में बताए गए हैं। ठीक है। तो 16 पदार्थ हो गए। उसके बाद आया प्रमाणों का वर्णन। तो प्रमाण इन्होंने कितने माने हैं न्याय दर्शन ने? 4, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और ये चारों ही प्रमाण हमें आयुर्वेद में देखने को भी मिलते हैं। इससे पहले का रिवाइज कर लेते हैं। वैशेषिक ने कितने माने थे? केवल 2 प्रमाण माने थे, प्रत्यक्ष और अनुमान। उससे पहले सांख्य और जो योग थे उन्होंने 3 माने थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, आप्तोपदेश। तो इन्होंने अभी तक कौन सा नया प्रमाण माना है? उपमान। उपमान ऐसा प्रमाण आया है न्याय दर्शन के द्वारा जो अभी तक जो हमने पढ़े 3 दर्शन, उन्होंने नहीं माना था। ठीक है। इसके बाद न्याय दर्शन ने जो अनुमान प्रमाण है उसके भी 3 भेद माने हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो अगर कभी ये पूछा जाता है कि ये वाले भेद किसकी देन है, तो हम न्याय दर्शन के बोलेंगे, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। इनकी डेफिनेशन हम अनुमान की आगे जाकर अनुमान प्रमाण को जब डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे। फिर भी एक थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रो दे देती हूँ कि पूर्ववत अनुमान होता है जो किसी घटना के घटने से पहले, पूर्व में जो अनुमान किया जाता है। शेषवत हो गया कि घटना घट चुकी, अब जो शेष बचा उससे हम उससे पहले की कल्पना कर रहे हैं, मतलब शेष बचे हुए से घट चुकी घटना का अनुमान करना। और सामान्यतो दृष्ट मतलब जो सामान्यता हमें दिखाई देता है,
ना हम भूतकाल में जा रहे हैं, ना हम भविष्य काल में जा रहे हैं। जो हमें सामने दिख रहा है उससे सामने सामने देखकर हम जो अनुमान कर रहे हैं वो होगा सामान्यतो दृष्ट। और इसकी डिटेल अभी हम आगे जाके अनुमान प्रमाण में विद एग्जाम्पल और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बता दिए इन्होंने प्रमाण, एक बता दिए इन्होंने षोडश पदार्थ। अब आया प्रमेयों का वर्णन। प्रमेय भी 12 प्रकार के बताए गए हैं न्याय दर्शन के अनुसार। कई बार वाइवा में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्रमेय के 12 प्रकार किसने बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये याद रखना है कि न्याय दर्शन की ये देन है प्रमेय के 12 प्रकार। प्रमेय का मतलब क्या होता है? प्रमेय का मतलब होता है ज्ञान के विषय जिनके बारे में कुछ ना कुछ जाना जाए। तो ऐसे ज्ञान के विषय कितने बताए हैं न्याय दर्शन ने? वो बताए हैं 12। ये सभी आत्मा है, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग। ठीक है, इसके बाद बताया और अलग से सबसे इम्पोर्टेंट और क्या देन है इसके सिद्धांत के भेद, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ने की दृष्टि से सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, पदार्थ विज्ञान की दृष्टि से सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस में भी अलग से पॉइंट भी है सिद्धांत के बारे में। तो ये सिद्धांत 4 किसकी देन है? ये देन है न्याय दर्शन की। और सेम एज इट इज़ यही सिद्धांत आयुर्वेद में भी लिए गए हैं। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। ये सिद्धांत हम अपने पहले के लेक्चर में जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे वहाँ पे हमने इन सिद्धांत के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, इनकी डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ समझ लिया था। तो ये सिद्धांत के 4 प्रकार न्याय दर्शन के द्वारा माने गए। फिर आता है हेत्वाभास। हेत्वाभास जनरली, हेत्वाभास का मतलब होता है ऐसा हेतु जिसके हेतु होने का केवल आभास हो, वो असल में किसी चीज़ का हेतु ना हो। ये इसका शाब्दिक अर्थ है और इसके बारे में भी हम आगे जाकर जब प्रमाण पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में आएगा हेत्वाभास के बारे में, अनुमान प्रमाण में। तो वहाँ हम फिर से एक बार इसको देखेंगे। अभी के लिए आपको केवल इसके नाम याद रखने होंगे कि कौन कौन से 5 प्रकार है। सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। ठीक है, जिसे सत, प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित भी बोलते हैं क्रमशः। तो ये हेत्वाभास के 5 प्रकार न्याय दर्शन की देन है। उसके बाद छल के 3 भेद भी हैं जो न्याय दर्शन की देन है। वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। ये 3 प्रकार के छल भी बताए हैं और ये छल की डेफिनेशन भी हम आयुर्वेद में या पदार्थ विज्ञान में आगे जाकर कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। इसके बाद और उन्होंने क्या बताया है? और बताया है पिठरपाक, जो कि अलग से टिप्पणी पूछे जाने में पीलूपाक और पिठरपाक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2.5 या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन एक दूसरे के पूरक है, तो जिस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने पीलूपाक या परमाणुवाद माना था, उसी के कुछ उसको पूरा करता हुआ या उसका अपोजिट कह लीजिए, यह है पिठरपाक। तो पिठरपाक में पिठर का अर्थ होता है पिंड या फिर संपूर्ण द्रव्य। जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वैशेषिक दर्शन में कि पीलूपाक में क्या होता है, पीलू का मतलब होता है परमाणु और पाक का मतलब होता है पाकज। यानी जब पाक की प्रक्रिया होती है तो चेंजेस जो आता है वो किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के परमाणु लेवल पे वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, वो परमाणु लेवल पे नहीं हो रहा है, वो पिंड लेवल पे हो रहा है। यानी संपूर्ण द्रव्य में ही चेंज हो रहा है, ना कि उसके पर्टिकुलर एक एक परमाणु में। न्याय दर्शन पीलूपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए उसका एग्जैक्ट अपोजिट कहा जाता है। पीलूपाक का एग्जैक्ट अपोजिट हो गया पिठरपाक। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीलूपाक याद रखना है हमें, वैशेषिक दर्शन ने माना है और पिठरपाक जो माना है वो न्याय दर्शन ने माना है। और इसका एक एग्जाम्पल बताते हुए उन्होंने बोला है कि न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है, यानी एक कच्चे घड़े में पाक हुआ जब, तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, ना कि उसके परमाणु में। और यही बात को अगर वैशेषिक दर्शन का पीलूपाक कहता तो वो इस तरीके से कहता कि जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तो उस घड़े के परमाणुओं में परिवर्तन आता है, एक एक परमाणुओं में, ना कि संपूर्ण घड़े में। ठीक है, तो पिठरपाक का मतलब पूरे पिंड में चेंज आना और पीलूपाक का मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, परमाणुओं में चेंज आना। तो अतः संपूर्ण अवयवी में परिवर्तन आता है, अवयव में नहीं। एक अवयवी और अवयव से भी बोला जाता है इसको। अवयव परमाणु को बोला जाता है और अवयवी परमाणुओं से मिलकर बनी हुई बड़ी संरचना, बड़ा पिंड, बड़ा द्रव्य।
अब लास्ट में कुछ पॉइंट दे दिए हैं न्याय दर्शन और आयुर्वेद के। अगर शॉर्ट में आता है तो आपको केवल ये पॉइंट्स लिखने होते हैं कि न्याय दर्शन और आयुर्वेद में सिमिलरिटी बताइए 5 नंबर में, तो आपको ये पॉइंट लिख के थोड़ा बहुत इनकी डिटेल लिख देनी होती है। तो क्या आया, सबसे पहले सिद्धांत के भेद। चरक संहिता में जो लिखे हैं वो सेम यही 4 हैं जो न्याय दर्शन ने माने हुए हैं। न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने छल के भेदों का वर्णन किया है, बस ये अंतर है कि चरक संहिता ने जो छल के भेद बताए हैं वो 2 बताए हैं, केवल वाक छल और सामान्य छल, और इन्होंने छल के 3 भेद बता दिए हैं न्याय वालों ने। और न्याय दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। प्रमाण भी एज इट इज़ लिए गए हैं। न्याय दर्शन के बाद जल्प वितंडा का वर्णन भी आयुर्वेद में प्राप्त होता है। जब हम आगे जाके संभाषा के प्रकार पढ़ते हैं चरक में, विमान में, तो वहाँ हमें पता चलता है इनके बारे में वाद, जल्प, वितंडा सेम ऐसे ही दिए गए हैं जैसे कि न्याय दर्शन में दिए गए हैं। तो अभी तक हम जितने भी दर्शन पढ़ते आ रहे हैं तो हम कुछ देख रहे हैं, कुछ चीज़ें सिमिलरिटी है, तो उसमें एग्जैक्ट सेम प्रमाण अभी तक जो आए हैं चारों के चारों दर्शन में, तो प्रमाण एक ऐसी चीज़ आई है चारों में कॉमन जो कि आयुर्वेद में मानी गई। तो अगर आपको कोई पॉइंट नहीं याद आते हैं तो प्रमाण तो एग्जैक्टली आप लिख ही सकते हैं कि प्रमाण जो दर्शनों में माने गए हैं उसमें से सेम ऐसे आयुर्वेद में वहाँ से उठा के ले लिए गए हैं। फिर ऐसी कुछ कुछ पॉइंट आप जैसे जैसे बार बार रिवाइज करते रहेंगे वैसे वैसे आपको वो मेमोराइज होता रहेगा कि किस दर्शन का क्या भाग जो है, क्या सिद्धांत जो है वो आयुर्वेद में लिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में न्याय दर्शन हमने एक ही वीडियो में, क्योंकि छोटा दर्शन था तो हमने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में हम देखेंगे पूर्व मीमांसा दर्शन। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं ये लेक्चर सीरीज़ बना रही हूँ, अगर आपने अभी तक इसे सुना है तो इसका मतलब आप मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो करते हैं और उसकी सारी वीडियोस देखते हैं, पदार्थ विज्ञान विषय को समझते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस विषय को मैं अच्छे से अपने सभी स्टूडेंट को, यूजी के स्टूडेंट को समझाऊं। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं आपके किसी भी वीडियो के प्रति, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर आपके कोई भी डाउट भी होते हैं किसी वीडियो से रिलेटेड, तो आप पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कोई ऐसा वर्ड है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप वो उसको वहाँ पर अराइज कर सकते हैं और मैं उसे सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगी। ओके, तो अभी यहाँ तक रखते हैं न्याय दर्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।